हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास पर कई वीडियो बनाई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जो उनसे आगे आने वाले जो पेशवा से संबंधित जो आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चल के जो पेशवा का जो पद सृजन किसने किया था, तो शिवाजी महाराज ने किया था। लेकिन यही पद आगे चलकर एक बड़ा पद बन जाएगा और वंशानुगत हो जाएगा। और इसी पद ये मेन जो मुख्य पद है वो कौन सा बनकर आ जाएगा, तो पेशवा आ जाएगा। और पेशवा ही द्वितीय संस्थापक के रूप में जाने जाएंगे। उन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन कहलाते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा कैसे मराठा साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, कैसे अपना अधिकार इस पर किया। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आपका टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। मराठा साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने शिवाजी महाराज से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनके जीवन से संबंधित ये सारी चीजें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई हैं। तो उनका प्रशासन, अष्ट प्रधान, ये सारी बातें उसमें बताएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी की जब डेथ हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, तो उसके बाद कौन आता है, तो उनका बेटा बैठेगा। तो उनके उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसके आगे की कहानी, हम उसके आगे की जो स्टोरी है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी, शिवाजी के दो बेटे थे। कौन से थे, तो शांबाजी और राजा राम। तो शांबाजी और राजा राम ये दोनों ही। ठीक है, तो पहला उत्तराधिकारी और दूसरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो शिवाजी की कई बीवियां थी। उन्होंने 7 शादियां की थी, उनकी 7 पत्नियां थी। जिसमें उनकी जो पत्नी पहले जिनसे शादी हुई थी, सबसे पहली पत्नी के पुत्र कौन थे, शांबाजी थे। तो इसका मतलब ये ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र मतलब ये बड़े उनके पुत्र थे। तो उनके हिसाब से कौन बनना चाहिए उत्तराधिकारी, उनका कौन बनेगा, तो उनका बड़ा पुत्र शांबाजी को उनका उत्तराधिकारी बनना था। उसके बाद में शांबाजी के बाद कौन बनेगा, तो राजा राम बनेगा, क्योंकि ये उनके सौतेले थे, ये भी बनना चाहते थे, ये भी उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। तो क्या था, आपस में एक संघर्ष सा बना हुआ था, एक मतभेद सा बना हुआ था, जिस वजह से उनके अपने ही लोग, अपने ही दुश्मन थे। ठीक है, तो शांबाजी के इनके अपने ही भाई, इनके लोग थे जो इनके दुश्मन बने हुए थे। इस संघर्ष के तहत क्या होगा, शांबाजी जब वो उत्तराधिकारी बनेंगे तो आगे क्या होगा, उन सारी बातों को देखेंगे। तो शिवाजी का उत्तराधिकार कौन बनेगा, उत्तराधिकारी शांबाजी बनेंगे, जिनका कार्यकाल 1680 से लेकर 1689 तक के इनका कार्यकाल रहेगा। 1680 से लेकर 89 तक के इनका समय शांबाजी का समय रहेगा। अब इनका क्या होगा, क्योंकि इनको शांबाजी के बारे में अभी मैंने बताया, इनके अपने ही लोग क्या थे, दुश्मन थे। इनके अपनों से ही इनका संघर्ष चल रहा था। तो इनको एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा यकीन था, बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र थे। तो वो विश्वास पात्र कौन है, प्रमुख सलाहकार कौन बनेगा, किसके सहायता से ये अपना राज्याभिषेक करेंगे और अपने शासन को चलाएंगे, तो एक नाम उभर कर आता है कवि कलश। कवि कलश नाम का एक व्यक्ति था जो उनका प्रमुख सलाहकार था। उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से अपना प्रशासन करेंगे शांबाजी। तो कवि कलश इनके कौन थे, प्रमुख सलाहकार थे, जो कौन थे, हिंदी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, इनका राज्याभिषेक कब होगा, अगर देखें तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है, शांबाजी किसके उत्तराधिकारी थे, शिवाजी के। दूसरा क्वेश्चन, प्रमुख सलाहकार कौन था जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और अपना प्रशासन करते हैं, किसकी मदद से, तो कवि कलश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इनसे डिटेल में नहीं पूछा जाता। अगला क्वेश्चन इनसे किस तरह से बनेगा, तो इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, जो कि शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था, जिसे रायगढ़ को। उसके बाद इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, या फिर एक इनकी जिंदगी में थोड़ा इनकी हलचल मच जाएगी। वो किस तरीके से होगी, वो ऐसा होगा कि अकबर द्वितीय को ये क्या कर देंगे, शरण देंगे। औरंगजेब का एक बेटा होता है जिसका नाम अकबर द्वितीय होता है। ये अपने औरंगजेब से क्या करेगा, पिताजी से विद्रोह करके ये भागेगा। और इसको शरण कौन दे देगा, तो इसको शरण कौन देगा, मराठा साम्राज्य के जो शांबाजी है ये क्या कर देंगे, अपने साम्राज्य में अकबर द्वितीय को क्या कर देंगे, शरण देंगे। और जब ये शरण देंगे, इससे औरंगजेब क्या हो जाएगा, खफा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और ये क्या करेगा, इसकी वजह से परिणाम स्वरूप इन्हें क्या करना पड़ेगा,
तो औरंगजेब की जो सेना है उसका इन्हें क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। औरंगजेब से इनके सेनापति से क्या होगा, सामना होगा, इनसे युद्ध होगा। तो औरंगजेब का सेनापति कौन होगा उस समय, मुर्रब खां होगा, जो इसे आकर युद्ध करेगा, इनसे लड़ाई करेगा। और क्या होगा, शांबा जी और कवि कलश को ये क्या कर लेते हैं, ये लोग गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपने देखी, अकबर द्वितीय को इन्होंने शरण दी और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो मुगल साम्राज्य यानी औरंगजेब की सेना का इन्हें सामना करना पड़ता है और इनको सेना इनकी क्या करती है, शांबा जी और कवि कलश को दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाती है। तो ऐसे मौके में जब ये शांबा जी को ले जाया जाता है तो अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि शांबा जी और राजा राम ये दोनों ही इनके बेटे थे, बनना राजा राम भी चाहता था और शांबा जी भी चाहते थे, लेकिन शांबा जी उत्तराधिकारी बन गए थे, उन्होंने अपना राज्याभिषेक करा लिया था। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब औरंगजेब के द्वारा शांबा जी और कवि कलश को गिरफ्तार करवा लिया जाता है, तो अब क्या होगा, तो राजा राम जो होगा, जो उनका दूसरा भाई था, अब ये इसको मौका मिलता है, इसके सामने एक अवसर होता है ताकि ये अपना राज्याभिषेक करा सके और अगला शासक कौन बन सके, तो राजा राम बन सके। तो दूसरा उत्तराधिकारी इनका कौन बनेगा, तो राजा राम बनेगा। ये क्या करता है, राजा राम गद्दी पर बैठता है और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाएगा, तो राजधानी अपनी सतारा में ले जाएगा। क्योंकि पहले क्या हुआ था, रायगढ़, तो रायगढ़ पे क्या था, औरंगजेब की नजर थी, औरंगजेब का इन्हें सामना भी करना पड़ा था, जिसकी वजह से राजा राम क्या कर गया था, डर गया था और उसने डर की वजह से अपनी राजधानी जो आपकी रायगढ़ थी, उस रायगढ़ की राजधानी को चेंज करके कहां पर आकर आ जाएगा, तो सतारा में अपनी राजधानी कर लेगा और वहीं पर ही अपना राज्याभिषेक कराएगा। बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनते हैं, इनकी राजधानी पूछी जाती है तो सतारा में बनाई थी। और राजा राम की मृत्यु कब हो जाती है, तो 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। किससे संघर्ष करते समय, तो मुगलों से संघर्ष के करते समय राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 में। अब क्या होगा, राजा राम का एक बेटा होगा जिसका नाम क्या होगा, राजा राम का बेटा शिवाजी द्वितीय होगा। राजा राम की पत्नी का नाम क्या है, ताराबाई। तो जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा शिवाजी द्वितीय, जो कि बहुत अल्प आयु का होता है, कम उम्र का होता है, तो ताराबाई क्या करती हैं, ऐसी स्थिति में शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवा देती हैं। और उनकी संरक्षिका के रूप में कौन होती है, तो संरक्षिका कौन बनती है, खुद उनकी माता ताराबाई संरक्षिका के रूप में आ जाती हैं। शिवाजी द्वितीय की उम्र अल्प आयु कम होने की वजह से तो सारा जो उनके पास शासन सत्ता, जो ताकत होती है, वो किसके पास चली जाती है, ताराबाई के पास चली जाती है। अब आगे क्या होगा, आगे देखेंगे तो हमें एक घटना अपने सामने आएगी जो 1707। तो 1707 वो स्थिति है, वो एक काल है, वो एक ऐसा समय है जिसमें क्या हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि शांबा जी और कवि कलश इन लोग को क्या करते हैं, औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार करवा लिया था। उसके बाद में इनकी शांबा जी की मृत्यु हो जाती है, 1689 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1689 में ही औरंगजेब की तरफ से क्या होता है, पुनः अटैक होता है, पुनः आक्रमण होता है, जिसमें क्या होता है, इनका एक बेटा होता है शाहू जी, शाहू जी। तो 1689 में पुनः अटैक होता है, इनकी शांबा जी की मृत्यु भी हो जाती है, पुनः अटैक होता है शाहू जी को। शाहू जी कौन होता है, तो शांबा जी का बेटा शाहू जी होता है, जो बहुत ही कम उम्र का होता है, 7 वर्ष का होता है। इसे क्या करते हैं, इसे और इसकी पत्नी को गिरफ्तार करके बंदी बनाकर ले जाते हैं। और इधर क्या हो जाता है, जैसे ही 1707 आता है तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जहां से शाहू जी क्या हो जाते हैं, भाग लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु होते ही फिर ये क्या करते हैं, 1700, क्योंकि औरंगजेब मर जाता है, फिर उसका कोई दूसरा बैठता है और तब शाहू जी क्या कर लेते हैं, वहां से भाग जाते हैं और वो अपने वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो शांबा जी के पुत्र कौन है, शाहू जी, वो वापस आते हैं और वो औरंगजेब के जो पहले से कब्जे में था। अब क्या होगा, खेड़ा का युद्ध होगा। खेड़ा का युद्ध किस में होगा, तो खेड़ा का युद्ध 1707 में होगा। ताराबाई संरक्षिका, ताराबाई जो होंगी, ताराबाई किसकी संरक्षिका थी, शिवाजी की थी। शाहू जी और ताराबाई के मध्य में क्या होगा, युद्ध होगा, जिसमें किसकी विजय हो जाएगी, शाहू जी की विजय हो जाएगी। अब कौन बनेगा, तो जनवरी 1708 में क्या होगा, राज्याभिषेक कराया जाएगा शाहू जी का। शाहू जी कब बैठ जाएंगे, तो सतारा में इनका 1708 में राज्याभिषेक हो जाएगा। अब क्या होगा, शाहू जी के नेतृत्व में ही
शाहू जी जब शासन सत्ता जब तक शिवाजी के हाथ में रहती है तब तक ताकत किसके हाथ में रहेगी, तो सारी ताकत हाथ में रहती थी शिवाजी के हाथ में। जो मुख्य शासन हुआ करता था, शासक हुआ करता था, उसके पास सारी ताकत रहती थी। लेकिन जब शाहू जी का समय आ जाएगा, उसी के समय से क्या हो जाएगा, तो पेशवा का पद जो कि प्रधानमंत्री का एक पद था, एक प्रमुख पद था, जिसमें बनाया किसने था, पेशवा का पद सृजन करने वाला कौन था, तो आपको जानते हैं वो कौन था, तो अष्ट प्रधान रखने वाला शिवाजी था, जिसने अपने समय में पेशवा का पद बनाया था, सृजन किया था। लेकिन वो पद उतना शक्तिशाली नहीं था जितना शाहू जी के समय तक आते आते वो पद जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और फिर ताकत किसके पास आ जाएगी, तो पेशवाओं के हाथ में आ जाएगी। फिर आगे क्या होगा, तो पेशवाओं के हाथ में इनकी सारी सत्ता इनके हाथों में चली जाएगी। तो सबसे पहले पेशवा का पद किसने बनाया, तो किसने बनाया, शिवाजी ने। लेकिन ताकत कहां से शुरुआत होगी, मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा बन जाएंगे। कब से बनेंगे, शाहू जी के नेतृत्व में बन जाएंगे। अब हम देखें शाहू जी का समय क्या था, तो शाहू जी जो बैठेंगे वो 1707 से 1749 तक का जो समय है वो किसके नाम है, तो शाहू जी महाराज के नाम पर होगा। अब आगे क्या है, तो 1713 में क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि आप जानते हैं पेशवा कौन था, तो पेशवा अष्ट प्रधान में मुख्य पद हुआ करता था। पेशवा जो कौन होता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो शाहू जी के समय में प्रधानमंत्री या पेशवा कौन बनेगा, तो बालाजी विश्वनाथ को 1713 में घोषित कर दिया जाएगा। और बालाजी विश्वनाथ पेशवा का पद कब तक संभालेंगे, तो 1713 से 1720 तक के ये अपना पद संभालेंगे। अब मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में माना जाएगा। क्योंकि जो बालाजी विश्वनाथ जब बैठेंगे तो इनकी सहायता से शाहू जी महाराज क्या करेंगे, अपनी शासन सत्ता को संभालेंगे और बहुत ही मजबूत शासन बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या करेंगे, इनकी फर्रुखशियर को हटाने में सहायता ये करेंगे। मुगल बादशाह कौन है, फर्रुखशियर होगा, तो फर्रुखशियर को हटाने में भी सहायता कौन करेगा, बालाजी आपके विश्वनाथ करेंगे। इसीलिए इन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि शिवाजी के बाद कोई मजबूत शासन नहीं रहता है, मजबूत शासन बाद में किसके समय आ जाएगा, तो बालाजी विश्वनाथ एक तरीके से क्या करेंगे, ये दूसरे मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में आएंगे उभर कर। तो अब क्या होगा, 1719 में दिल्ली की संधि इनके समय में होती है। इनके समय से कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं। 1719 में दिल्ली की संधि होगी, जिसे मैग्ना कार्टा, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये क्या करेंगे, फर्रुखशियर को, जो मुगल बादशाह उस समय था, फर्रुखशियर को हटाने में सहायता करने वाला कौन सा था, पेशवा, तो बालाजी विश्वनाथ इनके समय में थे, जिसके समय में उन्हें फर्रुखशियर को हटा दिया गया था। अब हम आगे देखेंगे, फर्रुखशियर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है 1720 में। और फिर उसके बाद दूसरा पेशवा किसको घोषित किया जाता है, देखिए एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि शाहू जी का समय क्या है, 1707 से 1749, यानी शाहू जी जो राजा है वो 1707 से 49 तक रहेंगे। लेकिन पेशवा का पद जो था, जो प्रधानमंत्री का पद था, 1713 से लेकर 20 तक बालाजी विश्वनाथ के था। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो बाजीराव प्रथम 1720 से 40 का समय बाजीराव प्रथम आकर पेशवा का पद संभालेगा। तो अब इसमें क्या होगा, तो ये पहला, इसमें सबसे पहले इससे इंपॉर्टेंट कुछ बातें पूछी जाती हैं, सिर्फ कुछ ही बातें पूछी जाएंगी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन बनेगा, तो प्रथम पेशवा कौन बनेगा, बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला बनेगा। दिल्ली का शासक उस समय कौन होगा, तो मोहम्मद शाह होगा। इनके समय की एक और घटना पूछी जाती है, पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1728 में हुआ था, जो कि बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। अच्छा, एक चीज और है, बाजीराव प्रथम इसलिए भी जाने जाते हैं, आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी जो नाम आ रहा है वो इसी बाजीराव की बात हो रही है। इसी के समय में मस्तानी नाम की महिला से भेंट होती है इनकी। बाजीराव मस्तानी जो थी, बाजीराव की जो प्रथम था, इसकी मस्तानी महिला से मुलाकात होती है। कहां पर होती है, तो बुंदेलखंड में होती है। और बाजीराव मस्तानी का नाम जो आता है वो इसी के साथ जुड़कर आता है, तो ये इस बात के लिए भी चर्चा में रहते हैं। तो 1740 में इनकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। अब हम आगे कुछ पॉइंट्स देखेंगे। 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कौन बनेगा अगला पेशवा,
तो अगला पेशवा बनेगा बालाजी बाजीराव। ये कौन होगा? तो बाजीराव का बेटा होगा, वो अगला पेशवा बनेगा। बाजीराव फर्स्ट का पुत्र होगा। इसका वास्तविक अगर नाम की बात करें तो नाना साहब इसका वास्तविक नाम होगा। और सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार अगर हम देखें तो सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किसके समय होगा? तो बालाजी बाजीराव के समय ही मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार होता है। और ये क्या करता है, यहाँ तक कि आप यहाँ तक देख सकते हैं कि इसका विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि बंगाल के जो नवाब होते हैं अलवर्दी खान 1751 में उनसे युद्ध लड़ते हैं और यहाँ तक कि उसे चौथ देने के लिए विवश भी कर देते हैं बालाजी बाजीराव। आगे देखते हैं फिर ये इन्होंने क्या होता है फिर, क्योंकि इनसे एक भूल हो जाती है या कुछ भी कह सकते हैं जो इनके पतन का कारण बनता है। अफगानों को ये क्या कर देते हैं, चुनौती देते हैं। अफगानों को चुनौती देते हैं, परिणाम स्वरूप इन्हें क्या करना पड़ता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में होता है। और जिसमें क्या होता है, मराठाओं की हार हो जाती है और मराठा बालाजी की जब जिसमें हार हो जाती है, जिसकी उनकी हार की वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और इस वजह से इसी हार की वजह से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बालाजी की इसमें मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में एक आध और आएंगे, माधवराव आएंगे, फिर और आएंगे, इसके बाद आएगा बाजीराव। तो हमें उनसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनसे क्वेश्चन आपके ना के बराबर भी नहीं बनते हैं। तो बाजीराव द्वितीय के नाम अगर हम देखें तो बाजीराव द्वितीय का नाम अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा के रूप में कौन जाना जाता है? तो बाजीराव जाना जाता है। और अंग्रेजों की सहायता से कौन बना था पेशवा? तो बाजीराव द्वितीय बनेगा। और सहायक संधि को, जो कि सहायक संधि किसके समय प्रभावित थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय की थी। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम पेशवा कौन बनता है? तो बाजीराव द्वितीय ही होता है। तो देखिए मराठा साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमारा जो बाजीराव द्वितीय था वो क्या था? अंतिम पेशवा बना था। उसके बाद में आपसे मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है आंग्ल मराठा युद्ध। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अंग्रेजों ने मराठाओं पर भी अपना अधिकार किया था। मराठा साम्राज्य शक्ति की ये उभर कर आ रही थी, लेकिन अंग्रेज क्योंकि भारत पर अधिकार करना चाह रहे थे तो मराठा भी उनका संघर्ष, मराठाओं से भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें युद्ध करना पड़ता है ताकि वो मराठा साम्राज्य पर भी अपना अधिकार कर सके, अपना आधिपत्य जमा सके। जहां उनका बाजीराव द्वितीय तक के आते आते समय जो होता है, क्या हो जाता है, पेशवा जो होते हैं वो कमजोर हाथों में आ जाते हैं और शासक भी, छत्रपति जो होते हैं वो भी काफी कमजोर होते हैं, क्योंकि शासन सत्ता किसके हाथ आ चुकी होती है? पेशवाओं के हाथ में। और अंतिम जो पेशवा आते आते तक क्या हो जाते हैं, पेशवा बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और ऐसे में अंग्रेजों को अपना अधिकार स्थापित करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब क्या होता है, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से अंग्रेज जो है युद्ध लड़ते हैं मराठाओं से और फिर अंग्रेजों की उसमें जीत होती है और इस तरह से अंग्रेजों का बंगाल पे, मैसूर पर और साथ ही साथ आपके मराठाओं पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो चलिए आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो सन हमें याद रखनी है 1775 से 1782 तक का जो प्रथम युद्ध होता है वो आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजों की तरफ से उस समय कौन था? अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग लड़ रहा था, जबकि मराठा की तरफ से माधवराव द्वितीय लड़ाई कर रहा था। तो इसमें 1775 आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता, इतना पूछा जाता है 1775 से 1782 में अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग, मराठा की तरफ से माधवराव द्वितीय। ठीक है, अब हम दूसरे युद्ध की बात करते हैं। तो दूसरा युद्ध कब होता है? 1803 से लेकर 1805। तो आपको सिर्फ डेट याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाते हैं कि आपसे बस इतना ही पूछ लिया जाता है कि कौन से सन में कौन सा युद्ध हुआ है, या फिर आपको मिलान करने के लिए आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो 1803 से 1805 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, यानी सेकंड मराठा युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से वेलेस्ली, जबकि मराठाओं की तरफ से बाजीराव द्वितीय होता है। तीसरे की बात करें तो प्रमुख संधि का तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1817 से 1818 के मध्य होता है ये युद्ध। इसमें कब होता है? तो इसमें अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग भाग लेता है, जबकि मराठाओं की तरफ से बाजीराव द्वितीय भाग लेता है। तो अब इससे युद्ध से संबंधित आपको ध्यान रखना है 75 से 82, 1775 से 82, दूसरा 1803 से 1805,
तीसरा 1817 से 1818। अब हम चलते हैं प्रमुख संधियों, क्योंकि मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में कुछ संधियां भी हुई थी, जिससे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रमुख संधियां हुई थी। तो पहली चीज हम देखते हैं कि प्रथम जब युद्ध हुआ था, जब पहला युद्ध हुआ था तो इसके दौरान कुछ संधियां हुई थी। उसके बाद जब दूसरा युद्ध होगा तो उसके दौरान कुछ संधियां होंगी, क्योंकि युद्ध होते हैं तो हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ संधि होती है, क्योंकि समझौते होते हैं। दूसरे युद्ध में कौन सी संधियां हुई और तीसरे युद्ध में कौन कौन सी संधियां हुई उन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो प्रथम युद्ध में पहली संधि आपकी कौन सी होती है? इसमें युद्ध से पहले आपकी होती है 17 सूरत की संधि होती है, जो 1775 में पहली संधि होती है। दूसरी संधि की बात करें तो आपकी पुरंदर की संधि कब होती है? तो 1776 में पुरंदर की संधि होती है, और सालबाई की संधि 1782 में अंतिम संधि होती है, जो प्रथम युद्ध को समाप्त करती है। सालबाई की संधि 1782 में हो जाती है। अब हम दूसरे युद्ध की बात करते हैं। तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था, चला था। तो इसमें इस युद्ध के दौरान कौन कौन सी संधियां होती हैं? तो 1802 में इसमें एक संधि होती है बासीन संधि, बासीन की संधि होती है, और दूसरी संधि कौन सी होती है? तो देवगांव की संधि होती है। तो बासीन की संधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें खासियत क्या थी कि बासीन की संधि हुई थी जब बाजीराव द्वितीय ने क्या कर लिया था? अंग्रेजों की अधीनता अपने ऊपर स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों का अधिकार एक तरीके से ये इनके ऊपर हो चुका था, पेशवाओं के ऊपर हो चुका था। ठीक है, तो क्योंकि बाजीराव द्वितीय जो आपका अंतिम पेशवा होता है, और ये अंग्रेजों की अधीनता क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। तो अब बाजीन की संधि के अंतर्गत ये होता है। अब हम चलते हैं तीसरे युद्ध की तरफ। तीसरा युद्ध 1817 से 1818 में तक चला है, जिसमें कौन लड़ रहा था? तो बाजीराव द्वितीय था। इसमें भी 4 संधियां होती हैं। एक तो नागपुर संधि होती है, जो 1816 में होती है, युद्ध से पहले आपकी होती है, और एक ग्वालियर की संधि होती है 1817। पूना की संधि होती है 1817 में, और मंदसौर की संधि जो कि आपकी युद्ध के बाद होती है, ये कौन सी होती है? तो 1818 को अंतिम युद्ध में इसकी संधि होती है, और इसके तहत क्या हो जाता है? पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार मराठाओं पर हो जाता है। और पूना की संधि से इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि पूना की संधि के तहत क्या होता है? पूरी तरह से जो पेशवा का पद होता है, वो पेशवा का पद बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और वो ये मान लेते हैं कि ये पद हमारा नहीं, जबकि जो ताकत है, जो शासन सत्ता है, वो किसकी थी? छत्रपतियों के हाथ में थी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये 3 संधियां आप ध्यान रख सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन वंश और उनके स्थान से संबंधित बनते हैं। अगर आप इन तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि जब आप मराठा का जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके हाथ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो भोसले से संबंधित, भोसले कहाँ से संबंधित थे? भोसले वंश तो नागपुर से संबंधित थे, जबकि पेशवा कहाँ से संबंधित थे? तो पुणे से संबंधित थे। गहड़वाल की बात करें तो बड़ौदा गुजरात से संबंधित थे, जबकि सिंधिया वंश की बात करेंगे मराठाओं में तो ग्वालियर वंश से संबंधित थे, ग्वालियर से संबंधित थे। होलकर वंश की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित थे? इंदौर से संबंधित थे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।